नंबर 14 इंपीरियल प्रेफरेंस। ये जो वर्ड था ये किसके लिए यूज होता था और क्यों यूज होता था, क्या आपको पता है? क्या आप जानते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? या फिर क्या आपको ये पता है कि कौन सी वो तारीख थी जब 1857 में हिंदुस्तान में पहली बार क्रांति की गई? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वाले वीडियो में मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे और आपका दिमाग बहुत तेजी से यहाँ पर वर्क करने वाला है। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हर एक क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा उन क्वेश्चंस के आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन के साथ में काफी कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। सो आने वाले जो आपका एग्जाम है पीसीएस का, समीक्षा अधिकारी का और बीईओ का, उन सब में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस 20 क्वेश्चन की जर्नी को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में ही यहां पर बात करी गई है रॉबर्ट क्लाइव। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। आई थिंक आपको ये वाला स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पहले जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, 1774 में इनको अपॉइंट किया गया था एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि विलियम पेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी गई है? इंडिया के पहले गवर्नर जनरल की, जबकि ऊपर वाले स्टेटमेंट में बात करी गई है बंगाल की, और बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन में अब हम आगे बढ़े, इससे पहले 2-3 क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपने दिमाग में ये सोच के बताना है कि 1833 इसमें जो एक्ट आया था 1833 का, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लॉर्ड मैकाले के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, तो क्या कुछ बातें हैं लॉर्ड मैकाले से रिलेटेड? क्या आप अभी अपने दिमाग में उस चीज़ को सोच पा रहे हैं? देखिए, कहीं को सर्च मत करिएगा, अभी एट द पॉइंट जब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपको कुछ रिकॉल हो रहा है? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली एग्जाम में रिकॉल करने का ही सारा खेल है। अगर आप चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाएंगे दैट मीन्स कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल प्रेफरेंस के बारे में बात करें। अब ये जो इंपीरियल प्रेफरेंस है, इस वर्ड का यूज किसके लिए किया जाता था? ये भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए था, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए था, या फिर ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए था, या फिर भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए था। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए ये वर्ड यूज होता था, इंपीरियल प्रेफरेंस। इसको अपने मनोस्थिति में एकदम बना के रखिएगा, ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप वहां पर सही आंसर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो मंगल पांडे की घटना है, ठीक है, अब ये घटना कहां पे हुई? मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में, या फिर लखनऊ में? हम उस तारीख की बात करें जब हिंदुस्तान में क्रांति की पहली आग उठी थी, या कहें तो हिंदुस्तान पहली बार थोड़ा सा सचेत हुआ था और उसने रिएक्ट करना शुरू करा था, तो वो 29 मार्च की वो तारीख थी 1857 की, जब हिंदुस्तान में क्रांति का बिगुल बजा था। और बैरकपुर में जो सैनिक थे इन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था, और एक सैनिक थे उनका नाम था मंगल पांडे, जिन पे एक मूवी बनी है, आमिर खान की वो मूवी थी, आप सभी ने शायद देखी होगी। सो उनने अपने एजुटेंट को मतलब उस पर हमला किया, उसको मार दिया। सो ये पहली यहाँ पर घटना हुई थी मंगल पांडे से रिलेटेड, जो कि 29 मार्च 1857 की थी। इस डेट को ज़रूर याद रखिएगा। और इसके बाद जो हमारी स्वतंत्रता मिली वो 1947, 1947, लगभग 90 साल। सो इतना लंबा ड्यूरेशन लगा। देखिए, अगर आज की डेट में भी आप बात करेंगे तो इंडिया के लोग हमेशा की तरह वैसे ही हैं, जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं, और शायद ऐसे ही रहेंगे। यही हमारी प्रवृत्ति है कि हम लोग रिएक्ट तभी करते हैं जब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आज की डेट में सारी चीज़ें हैं और लोग सफ़र कर रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बट सब कोई मतलब ईजी गोइंग है, सब चल रहा है, ठीक है। अब वो दिन तभी आएगा जब भैया सर से ऊपर चीज़ें हो जाएंगी, तभी लोग यहाँ पर रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे। बहरहाल रिएक्ट करने का मतलब हमेशा ये नहीं है कि आप कुछ हिंसक प्रवृत्ति अपनाएं। रिएक्ट करने का मतलब है एटलीस्ट आप बोलें ज़रूर। रवीश कुमार वाला इंसिडेंट आप सबने देखा है कि एक इकलौता पत्रकार ऐसा जिसने हर किसी छात्र के लिए स्पेशली कहें तो बहुत प्रयास करा है। इवन आज भी ही इज़ डूइंग द सेम थिंग, बट उनकी सपोर्ट में कितने ही स्टूडेंट आए हैं, कितने ही स्टूडेंट ने अभी तक उनके चैनल को सब्सक्राइब करा या उनको आगे प्रमोट करने की कोशिश करी है, कोई हैशटैग चलाया, नथिंग, किसी ने नहीं करा। हर कोई अपना अपना इजी गोइंग चल रहा है और किसी को किसी बात से मतलब नहीं। बहरहाल हम यहाँ पर अपने क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो इतिहास के सेक्शन में ही हमारा अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के बारे में ही है कि इस विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में
निम्न में से कौन सा विप्लव हुआ या फिर विरोध प्रदर्शन कहें या फिर विद्रोह कहें, ये हुआ। अब इसमें आपका सन्यासी विद्रोह है, संथाल है, नील उपद्रव है या फिर ये पावना है। तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि जो सबसे पहला हुआ, ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद, उसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा आपका, नील उपद्रव या फिर विद्रोह। अब ये इसका जो ड्यूरेशन रहा ये 1859 से स्टार्ट हुआ और 60 तक चला। एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा आता है कि अरेंज करना होता है आपको, ठीक है। सो यहाँ पर आपको इन सभी विद्रोह के बारे में जो इनका टाइम ड्यूरेशन रहा है वो ज़रूर पता होना चाहिए। ये संथाल विद्रोह ये कहीं पहले हुआ था, ये 1763 से 1800 के बीच में चला था। वहीं संथाल विद्रोह की बात करें तो 1855 से 56 के बीच में। और वहीं अगर हम बात करें पावना की तो पावना 1873 से 76 के बीच में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर जानना चाहूँगा कि पावना विद्रोह के बारे में आप क्या जानते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट विद्रोह है क्योंकि इसमें हिंसक प्रवृत्तियाँ लगभग ना के बराबर अपनाई गई थी। तो क्या आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई ऐसा विद्रोह हो सकता है जिसमें गांधी जी का कोई उसके अंदर रोल नहीं था, मतलब वो तो प्रेजेंट भी नहीं थे उस टाइम पर, और उनकी जो बर्थ डेट थी वो आपको पता भी होगी 1869 के अराउंड थी, ठीक है। सो वो तो मतलब जस्ट बहुत छोटे से थे, तो उनका कोई यहाँ पर रोल नहीं था, बट ये पूरी तरीके से हिंसक विद्रोह था। तो इसमें ज़रूर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या कुछ आप इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए नील उपद्रव की बात करें। नील उपद्रव से रिलेटेड दो बातें आपको यहाँ पर और याद रखनी है। पहली बात ये कि इसमें एक हिंदू पैट्रियट नाम की एक मैगजीन निकलती थी, उसके संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट इनका रोल रहा था इसमें। दूसरे नील मालिकों ने जो अत्याचार करे थे, जो मतलब मुसीबतें ढाई थी किसानों के ऊपर, उसका बहुत अच्छे से चित्रण करा था एक नाटक में। उस नाटक का नाम था नील दर्पण। ये आप सबने ज़रूर सुना होगा। और नील दर्पण जो था ये किसका नाटक था, ये था दीन बंधु मित्र का। ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अब नील विद्रोह क्यों हुआ ये मैं जानना चाहूँगा। आप लोग ज़रूर, मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा पूरी सीरीज़ चल रही है क्विज़ वाली, तो इसमें हम सिर्फ एक सब्जेक्ट फोकस नहीं कर रहे हैं। ये आपका एक समझिए मिनी टेस्ट है जो आपका पीसीएस या आरओ के लिए होगा। तो इसमें सारे ही सेक्शंस हम कवर अप करेंगे। करंट अफेयर अभी इसमें अछूता है, करंट अफेयर को नहीं लिया गया है, बट करंट अफेयर जल्द ही हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें तकरीबन 5000 क्वेश्चन करने का टारगेट है। सो उन क्वेश्चन को डेली बेस पर 25 क्वेश्चन लेके आएंगे, उनको ज़रूर फॉलोअप करिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, एक आपको स्टेटमेंट दे रखा है और एक उसका रीज़न दे रखा है। स्टेटमेंट है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है, और इसका रीज़न क्या है कि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि परावैंगनी किरणें जो हैं सूरज की उच्च आवृत्ति वाली, उससे ये बचाती है ओजोन लेयर, और अगर ओजोन लेयर ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संकट में आ जाएगा और शायद संभव ही ना हो जीवन जीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इसका फॉर्मूला है, मतलब जो केमिकल फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्ववीय वनों की अद्वितीय विशेषता है, यानी कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उसकी क्या यूनिक क्वालिटी है या स्पेसिफिकेशन है। ये ऊंचे होते हैं, घने वृक्ष होते हैं और किरीट निरंतर वितान बनाते हैं, मतलब इसमें जो है एकदम समझिए कि धूप भी नहीं जा पाती, इतने ज़्यादा ये घने होते हैं। और बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व है, यानी कि को एग्जिस्टेंस रहता है इसमें, और जो पादप हैं इनकी संख्या असंख्य है, मतलब बहुत अलग अलग किस्मों की इसमें अधिपादप जो हैं वो पाए जाते हैं। सो यहाँ पर अगर हम कहें तो सही आंसर इसका क्या होगा, देखिए आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों ही यहाँ पर सही हैं। सो अगर हम बात करें विश्ववीय वन की, तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए जब इतनी ज़्यादा बारिश होगी तो पेड़ों को फलने फूलने का भरपूर मतलब एनवायरनमेंट मिलेगा, तो वो लंबे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, उनके पत्ते जो होंगे बहुत चौड़े होंगे, सदाबहार रहेंगे, क्योंकि मतलब एक पेड़ अगर ख़त्म भी हो रहा है उसका जीवन, तो दूसरा पेड़ तब तक उठ के तैयार हो चुके हैं और एकदम बना रहेगा, वहाँ पर ग्रीनरी जो है वो बनी रहेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है और उसका रीज़न दिया हुआ है। स्टेटमेंट यहाँ पर है कि वन जो है नवीकरणीय है, दैट मीन्स रिन्यूएबल है। एक बार अगर उसको हम पूरी तरीके से समाप्त करते हैं उसके बाद दोबारा से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो इसका रीज़न दे रखा है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर तो सही हैं, बट इसका जो सही व्याख्या है वो नहीं है। अब पहला स्टेटमेंट कि फॉरेस्ट जो है वो रिन्यूएबल हैं, यानी कि ये नवीकरणीय हैं, ये आपको कैसे समझ में आएगा? देखिए, अगर एक बार आपने जो फॉरेस्ट है उसको यूज़ कर लिया तो उसको अगर दोबारा से हमें टाइम तो लगेगा, बट ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको रिन्यूएबल सोर्स बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव ऑन करते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर, इसमें किसकी बात करी गई है? ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा भारत में नवीकरण का प्रभाव नहीं है, ठीक है। सो इसमें अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है वो क्या है? निवर्णीकरण। अब ये हिमालय में जल स्रोतों का सूखना है, जैव विविधता की हानि है, नगरीकरण है, या फिर ये मृदा अपवर्तन है, ठीक है। सो मृदा अपवर्तन की बात करें या फिर हम बात करें जैव विविधता की हानि या फिर हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, तो ये तीनों ही चीज़ें ये कब होंगी? जब पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे और जो वन है वन को नष्ट कर दिया जाएगा। बट अगर आप नगरीकरण की बात करें तो नगरीकरण इसका कोई प्रभाव नहीं है। नगरीकरण की वजह से निर्वनीकरण तो होता है, मतलब कि वनों का जो हानि है वो होती है, डिफॉरेस्ट्रेशन होता है। सो यहाँ पर जो आपका सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपका नगरीकरण, क्योंकि ये जो है एक प्रभाव नहीं है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको दो सूची दे रखी है। एक सूची में आपको वो सारी चीज़ें दे रखी हैं जो सूची 2 में एक्ट हैं, इनके थ्रू इनकी स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 का, यानी कि ए का मिलान किससे होगा? 2 के साथ में। वहीं आप बात करें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, तो ये आ जाएगा आपका 1 यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट, नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मिशनरीज, इसको भारत में कार्य करने की अनुमति। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं? 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसकी। इसके अलावा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति के बारे में अगर आप बात करेंगे, देन चार्टर एक्ट 1833 विल बी द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2134। चलिए 2134 ये इसका यहाँ पर आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। क्वेश्चन नंबर 10 जो यहाँ पर है, इसमें बात करी गई है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी हमने जो देखा था उसमें क्या था? आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, बट उसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर ये ज़रूर आप याद रखिएगा कि वो हम बात कर रहे हैं किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की, जो 1773 के एक्ट के थ्रू हुई थी। बट यहाँ पर बात किसकी हो रही है? भारत में संघीय न्यायालय की, ठीक है। अब ये जो हुई थी ये 1935 का जो एक्ट था उसके थ्रू हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा आपका? डी, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये यहाँ पर सही आंसर आएगा। तो कभी भी अगर आपका संघीय न्यायालय, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना के बारे में पूछा जाएगा तो आप 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके बारे में आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपसे कभी डेट पूछ ले तो आपको डेट भी याद रखनी है, 1 अक्टूबर 1937 इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि नेशनलाइज कब करा गया, ये चीज़ आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था साइमन कमीशन के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स मिशन या फिर ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? क्रिप्स मिशन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान कब आया था ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कौन इसका अध्यक्ष था। यहाँ पर आपको ये सूची दे रखी है और आपको यहाँ पर इसका मिलान कराना है और सही उत्तर बताना है। अगर हम बात करें मूल अधिकार की, तो यहाँ पर जो संविधान सभा समिति हैं और इधर अध्यक्ष दिए हुए हैं, मूल अधिकार समिति है, कार्य संचालन समिति है, संघ शक्ति है और प्रारूप समिति है। तो मूल अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो हमारा आंसर जो मिलान होगा किसके साथ में होगा? ये सरदार पटेल के साथ में। वहीं जब आप बात करेंगे संचालन समिति या फिर स्टीयरिंग कमेटी, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर सही आंसर आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो ये तो यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होना क्या चाहिए था आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर आपका कोई भी कूट सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखें, अगर हम संघ शक्ति, तो संघ शक्ति जो है ये आपका जवाहरलाल नेहरू, ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रारूप समिति, तो ये सबको पता है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है आपकी, डॉक्टर BR अम्बेडकर की। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर देखिए ऑप्शंस में तो कोई है ही नहीं, तो खाली आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि पहला वाला यहाँ पर इसको मिलान करा दीजिए, हाँ ठीक है। तो मतलब ये जो KM मुंशी है यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है, इसकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। अगला जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है यहाँ पर चंबल नदी। अब चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है ये आपको बताना है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा चंबल नदी जो है कौन सी नदी की सहायक नदी है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कहाँ पर ये उस सहायक नदी से मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, तो गांधी सागर बांध ये इस पर निर्मित है। ये आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर जो टिहरी बांध है उसका जो लोकेशन है उसको यहाँ पर आपको चिन्हित करना है। तो टिहरी बांध कहाँ पर है ये आपको बताना है। इसमें देखिए गंगा नदी दिया हुआ है, A सबसे ऊपर दिया हुआ है, और इधर आपको विलांगना नदी दे रखा है B पे, C जो है पॉइंट दे रखा है, इसके आगे कोटेश्वर बांध दिया हुआ है, एक तरफ अलकनंदा नदी दी हुई है और एक तरफ आपका देवप्रयाग दे रखा है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन C, यानी कि टिहरी गढ़वाल की बात कर रहे हैं हम। सो ऑप्शन C यानी कि C ये यहाँ पर सही है। दैट मीन्स कि ये जो लोकेशन है ये लोकेशन यहाँ पर सही है। टिहरी गढ़वाल जो आपको यहाँ पर दिखेगा मैप में, ठीक है। ए जो है ये लोकेशन किसकी दे रखी है, भागीरथी रिवर की। बी की अगर हम बात करें तो ये भिलांगना रिवर के बारे में दिया हुआ है, और ये दोनों नदी जो है ये टिहरी बांध का निर्माण करती हैं, यहाँ पर आकर ये मिलती हैं, उसके बाद ये टिहरी बांध का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं। यहाँ पर दिया हुआ है तिलैया बांध जो है ये कौन सी रिवर पर निर्मित है। अब ये दामोदर है, कोनार है, बराकर है या फिर उसरी है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, बराकर, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। अब ये जो मतलब तिलैया बांध है ये कौन से राज्य में है, तो झारखंड आपको ज़रूर याद रखना है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, मतलब जो बनाया गया था इसका मेन उद्देश्य क्या था। तो इसका जो मेन उद्देश्य वो क्या है, भाखड़ा नागल या फिर भाखड़ा बांध में आने वाली जो तलछट मिट्टी थी उस मिट्टी को रोकने के लिए ये सतलज नदी पर एक बांध बनाया गया। तो ये इसका एक मेन रीज़न रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसमें यहाँ पर आपसे बात करी गई है कि कौन सी है जो नोबेल गैस कहलाती है। अब ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है या फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सही आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन C यानी कि हीलियम। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो समूह 18 है उसमें 6 एलिमेंट दे रखे हैं, 6 तत्व दे रखे हैं। इसमें हीलियम है, इसके अलावा इसके अंदर नियॉन दिया हुआ है, ऑर्गन दिया हुआ है, क्रिप्टॉन दिया हुआ है और जेनॉन दिया हुआ है, ठीक है। और दे रखा है क्या, रेडॉन। तो ये आपके 6 तत्व दिए हुए हैं, और ये 6 तत्व जो हैं रासायनिक रूप से कैसे हैं, अक्रिय हैं, यानी कि मतलब ये रिएक्ट नहीं करते, अक्रिय गैसें हैं। चलिए नेक्स्ट, और इन्हीं को बोला जाता है कि नोबेल गैस। तो इन 6 में से कभी भी अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि नोबेल गैस का किससे मतलब है। अगला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें बात करिए एंटासिड, ये क्या होते हैं, ये भस्म होती है, अमल होती है, लवण होती है या फिर ये बफर है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, भस्म, यानी कि बेस होते हैं। क्या होते हैं, बेस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अनुकरित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है। अब यहाँ पर हम क्या पूछ रहे हैं, ये स्टिमुलेटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस
इसके संदर्भ में ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से रसायन हैं जिनका प्रादुर्भाव यानी कि जो इनका इम्पैक्ट है, जो गलत इम्पैक्ट है अर्थ पर या फिर हमारे जो एनवायरनमेंट है, अर्थ की कंडीशंस हैं उस पर, तो उसके क्रम में आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन करता है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है आपका मीथेन। जस्ट अ सेकेंड, हाँ सबसे पहला आपका क्या आएगा, मीथेन आएगा। तो मीथेन से तो स्टार्ट होगा, जैसे ही मीथेन से, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी का पड़ेगा जो बुरा प्रभाव है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि इस आज के इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। मतलब क्या ऐसा मिला दें एथिल अल्कोहल में जिसको पीने के बाद आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। तो ये पोटेशियम साइनाइड है, एसिटिक अम्ल पिरीडीन है, नेफ्थलीन है, या फिर ये मिथेनॉल और पिरीडीन है। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, यानी कि मिथेनॉल और पिरीडीन। अगर इसको मिला दिया जाएगा एथिल अल्कोहल में तब ये बन जाएगा जहर और उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। सो आपको ये कैसा लगा क्विज सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिए, चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। कोई भी सजेशन, कोई भी बात कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, आप अपनी बात वहाँ पर रख सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।